Bismillahirrahmanirrahim. We studied the chapter number 15, which is that related with the channel of distribution, the distribution strategy, methods of distribution. The main purpose of studying this chapter is to understanding the concept of how the producers could deliver their goods and services to the place of production, to the place of consumption. So we already studied that it is the producer's, manufacturer's responsibility to develop a way that provide convenience, easiness to the customers. It is not the responsibility of a customer to access the goods and services from producers. So whatever the channel of distribution has been designed by the producer, it is according to the will of the producer, it is according to the type of the industry, it is according to how far the customer exists living from the producer. So the main purpose of channel of distribution is to provide convenience, not to get the low cost. Main purpose उसका ये बताया गया था कि distribution strategy has been designed by the firm, and the purpose of distribution strategy is to provide easiness to the customers, easy access of goods and services for all of the customers. मेन पर्पस जो इसका इस चैप्टर का था. आज का जो लेक्चर है ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें हमने 4 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आज हम कवर अप कर लेंगे. और ये आप इस चैप्टर का जो मेजर टॉपिक है वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही कंसीडर किया जाता है. इसमें रिवाइज करवा दिया जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1, वेयर द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, एंड द प्रोड्यूसर do not taking the support of any intermediaries like कोई रिटेलर्स या होलसेलर की सपोर्ट को वो नहीं यूज़ करता. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग या पर्सनल सेलिंग के नाम से जाना जाता है. और इसमें आप देखते हैं कि जैसे कि कंपनियां डायरेक्टली अपने पर्सनल आउटलेट्स को डेवलप करती है. इसके अलावा ऑनलाइन कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट को, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट किया जा सकता है, डायरेक्टली सोल्ड टू द कस्टमर. एक नया फिनोमिना जैसे कि आज के ज़माने में डेवलप हो गया, डोर टू डोर सेलिंग. प्रोड्यूसर आपके पास भी आ सकता है, आपके डोर स्टेप पे, और उस डोर स्टेप पे वो उस प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, सेल आउट भी कर सकता है. और होम डिलीवरी के नाम से या टेक अवे के नाम से भी आप जानते हैं कि कुछ फैसिलिटेशन आ चुकी है. ऑल्दो के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कम यूज़ होगा, लेकिन अगर आज कल के सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है कि लोग रिटेल की बजाय जो क्लोथिंग है वो डायरेक्टली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. ये एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस और हैबिट कंज्यूमर की डेवलप होती गई. तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 में डायरेक्ट मार्केटिंग मिक्स पे कंट्रोल है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन पे एक प्रोड्यूसर का कंट्रोल है. लेकिन जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट थी वो हमने देखा था, जो वेयर हाउस कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाना और उसकी जो कॉस्ट है, दैट इज पेड बाय द प्रोड्यूसर डायरेक्टली. सो आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टार्टेड विद चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 एक इंटरमीडिएट आने लगा है अब, जो कि सपोर्ट करेगा प्रोड्यूसर को. Channel of distribution 2 is where the producer, manufacturer sells to the retail outlets, to the retailers, and then these retailers sell to the consumers. Who are the retailers? Retailers को easy इस तरीके से आप समझें कि retailers basically are the shopkeepers. They are not the producers. They do not produce any good. They buys from producer एंड सेल टू कस्टमर. ये सिर्फ एक इंटरमीडिएट के तौर पे बिहेव करेंगे, ये खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये ना तो खुद प्रोड्यूस करेंगे ना खुद इसको कंज्यूम करेंगे. दे आर नॉट द प्रोड्यूसर, नीदर द प्रोड्यूसर नॉट द कंज्यूमर. एक्चुअली ये ना ये कंजप्ट करते हैं ना ये प्रोड्यूस करते हैं, ये सिर्फ एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और ये अपनी सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं? रिटेलर्स एड सम ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी. अगर इसको पर्टिकुलरली आप मार्केटिंग मिक्स की लैंग्वेज में
ये जानना चाहते हैं कि रिटेलर जो ऐड करता है अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस में कुछ एडिशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो कुछ दिनों पहले जो एक चैप्टर गुजरा था मार्केटिंग मिक्स प्राइस, उसमें आपने एक मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट विच इज एक्चुअली पेड टू द प्रोड्यूसर प्लस मतलब रिटेलर जो उसमें ऐड करता है, कॉस्ट प्लस मार्कअप प्राइसिंग, मार्कअप विच हैज बीन एडेड बाय द शॉपकीपर। अगर वो मार्कअप ऐड नहीं करेगा तो वो शॉप को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, उसके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होंगे। तो ये रिटेलर का हक है, राइट है कि वो उसको मार्कअप को, रीजनेबल मार्कअप को ऐड करे और सेल करे। एंड हाउ वी डिसाइड द मार्कअप इज रीजनेबल, ये भी सोचने वाली बात है कि रीजनेबल मार्कअप का क्या मतलब होता है। एंड हु डिसाइड्स द मार्कअप, एक्चुअली मार्कअप जो है वो दो लोग डिसाइड करते हैं, दो दो बॉडीज कहना चाहिए। रिटेलर जो है वो मार्कअप डिसाइड नहीं करता है, या तो प्रोड्यूसर मार्कअप डिसाइड करता है कि भाई तुम इतना मार्कअप ऐड कर सकते हो, या फिर उसकी इंडस्ट्री यानी मार्केट डिसाइड करती है कि जी कंप्यूटर्स की जैसे मार्केट है इसमें 10% मार्कअप है, तो अगर मैं कंप्यूटर लेता हूँ 10,000 का तो उसको 11,000 का सेल आउट कर सकता हूँ 10%। मोबाइल लेता हूँ तो उसको 10% मार्कअप। ये एक कॉमन सी प्रैक्टिस है जो कि इंडस्ट्री ने डिफाइन किया है। 10 से मैं थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ, मेरे पास कोई ब्रांड है या मेरी मार्केटिंग इफेक्टिव है या मेरे पास कुछ ऐसा लोकेशन का कोई प्लस पॉइंट है, लेकिन इरेजनेबल मार्कअप को मैं ऐड नहीं कर सकता कि मार्केट 10% बिहेव कर रही है और मैं 30% बिहेव कर रहा हूँ। चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन 2 में प्रोड्यूसर सेल करता है रिटेलर को और रिटेलर जो है वो फर्दर सेल करता है कंज्यूमर को। एग्जाम्पल दी गई है, एप्लीकेशंस दी गई हैं इसकी कि वो कौन सी नॉर्मली प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसमें सेल आउट की जाती हैं। तो कंप्यूटर्स की एग्जांपल दी गई है, फर्नीचर की एग्जांपल दी गई है, क्लोथ्स। प्रोड्यूसर क्लोथ्स खुद सेल करना मुश्किल उसको लगता है, तो रिटेलर्स के पास, रिटेल आउटलेट्स के पास क्लोथ्स को वो रखवा देता है और आगे रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो सेल करते हैं। इस तरह शूज़ हैं, इसी तरह आप देखते हैं कि ज्वेलरी वगैरह की जो शॉप्स हैं, प्रोड्यूसर अलग हैं, रिटेलर्स अलग हैं और कंज्यूमर अलग अलग हैं। यहाँ पे जब चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जा रहा होगा तो यहाँ पे ये भी डिफ्रेंशिएट बच्चों को करवा देना चाहिए, स्टूडेंट्स को, कि रिटेल आउटलेट का अगर वर्ड यूज किया गया तो कंपनी आउटलेट का भी वर्ड चैनल 1 में यूज किया गया था। यू शुड हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन बोथ ऑफ द टर्म्स। वो था कंपनी आउटलेट जो कि कंपनी ने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से इस्टेब्लिश किया था, उसमें सिर्फ कंपनी की प्रोडक्ट्स थी। बट द रिटेलर आउटलेट्स इट इज़ एक्चुअली हाउस ऑफ ब्रांड्स, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि आपने किसी की डिस्ट्रीब्यूशन से हेल्प लिया है और सपोर्ट लिया है, वो मार्कअप ऐड करेगा और आपके कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को भी सेल आउट करेगा। इसकी एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट आपको नज़र आ रहा है, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, हु पेज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अभी देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो बताया गया कि जो चैनल 1 का एक ड्रॉबैक था, दैट इज शिफ्टेड टू रिटेलर्स पॉकेट। वो वहाँ पे स्टॉक होल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी की जो कॉस्ट थी वो प्रोड्यूसर पेश कर रहा था, चैनल 1 की बात कर। जबकि चैनल 2 में अब आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक होल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है दैट इज पेड बाय द शॉपकीपर। अब जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको मैनेज करेगा। एक लिहाज से ये देखा जाए तो कंज्यूमर तो खुद चल के रिटेलर के पास आता है, इस लिहाज से उसको डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट सिवाय स्टॉक होल्डिंग के शायद उसको कुछ ना पे करनी पाए। इस पॉइंट को हमने पॉजिटिवली भी देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उसको जो है वो इतनी ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना पड़ती, और नेगेटिवली भी देख लिया कि बस उसको स्टॉक को होल्ड करना है। उसको एक वेयर हाउस की, जितनी मर्जी बड़ी शॉप हो जाए, उसके पास कोई वेयर हाउस ज़रूर होता है जिसपे उसने बैकअप में स्टॉक जो है वो मेनटेन किया होता है, जैसे कि ग्रॉसरी शॉप्स की एग्जांपल। ये आपकी हेल्प करेगा वाइडर जियोग्राफिकल एरिया, मतलब ये दूर दराज इलाकों में रिटेलर्स हैं, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आगे कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये भी एक फिनोमिना मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है कि प्रोड्यूसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है उसकी, प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है, बस वो अपने प्रोडक्शन के काम से पे फोकस करे। उसका कोर पर्पस, एक वर्ड पढ़ाया जाता है कोर पर्पस, उसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका काम नहीं है। तो वो ये बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि वो अपनी उस कोर पर्पस पे फोकस करे
और जो अपना टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी पे स्पेंड ना करे, नहीं तो उसकी जो है इंटेंशन है वो डाइवर्ट हो सकती है। ये दो बेनिफिट जो कि स्टॉक होल्डिंग प्रोड्यूसर को मिला, ये रिटेलर का ये ड्रॉबैक, और प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। कुछ ड्रॉबैक्स भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी 2 के है। ये तो क्लियरली आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए। द मार्केटिंग मिक्स पे जो कंट्रोल चैनल 1 में था, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट को, अपनी प्राइसिंग टैग्स को, अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस और जो उसने पैकेजिंग के अंदर गिफ्ट्स अटैच किए थे उनको कंट्रोल कर सकता है। But whenever the producer use the channel of distribution 2 strategy, it is not possible to control the marketing mix. सेकेंड वाला पहले पढ़ते हैं कि फाइनल डिसीजंस ओवर मार्केटिंग मिक्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ शॉपकीपर। वो आपकी प्राइस को चेंज कर ले, वो आपकी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर ले, वो आपकी प्रमोशन पैकेजिंग के अंदर जो गिफ्ट अटैच था उस गिफ्ट को सेपरेट सेल करे, प्रोडक्ट को अलग सेल करे। समटाइम कुछ लोग कंज्यूमर जो हैं वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल, कभी मेडिसिन के ऊपर भी लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो इसलिए प्रोड्यूसर ने रिटेलर को दी थी कि वो एज अ गिफ्ट और सेल आउट ना करे। वो गिफ्ट किसके साथ था? वो किसी प्रोडक्ट के साथ था, वो किसी पैकेजिंग के साथ अटैच था, वो किसी खास सेल्स का इंसेंटिव था। You cannot control the marketing mix while using the channel of distribution too. Thousands of retailers हैं जो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप किस किस को कंट्रोल करेंगे? It is not possible to control the behavior of retailers. ओके जी, ये सेकंड पढ़ा हमने, अब फर्स्ट की तरफ आते हैं। रिटेलर्स ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे, विच ईदर कम्स फ्रॉम, या तो ये प्रोड्यूसर को थोड़ी प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगी या फिर ये कंज्यूमर को फेस करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मार्कअप होता है ये जो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, तो ताकि कंज्यूमर पे इसका जो बोझ है ना हो। अगर इसको रिटेलर इनफॉर्मली डिसाइड कर ले यानी बढ़ा ले तो फिर कंज्यूमर के लिए ड्रॉबैक होता है। बट द मार्कअप विच हैज टू डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर्स एट द बैक एंड। प्रोडक्ट के ऊपर तो उसकी प्राइस क्लियरली लिखी है कि ये 150 की है, 150 रुपए की है, तो फिर वेयर इज द मार्कअप? एक्चुअली उस 150 से कम प्रोड्यूसर ने शॉपकीपर को दिया, 140 का दिया, वो जो 10 रुपीज़ है वो उसका मार्कअप है, तो कंज्यूमर के लिए ये 150 की कंज्यूमर को मिलेगा। इसमें एक बात ये है कि अगर शॉपकीपर उस 150 को चेंज कर ले तो फिर ये ड्रॉबैक जो है दैट गोज टू द कंज्यूमर। समटाइम्स इसे कहते हैं डबल टैगिंग, एक टैग के ऊपर दूसरा टैग। नॉर्मली जो समटाइम्स ब्रांड्स हैं वो ऐसा करते हैं कि वो एक टैग के ऊपर दूसरा टैग जो है वो लगा लेते हैं, और टैग को रिड्यूस भी आजकल टैग्स की मॉडिफिकेशंस का जो है वो प्रॉब्लम नज़र आती है, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि वो मार्केटिंग मिक्स को चेंज कर ले। तो ये था इसका एक ड्रॉबैक, जिसमें आपने देखा कि रिटेलर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन्स को एक्सपेक्ट करता है और ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट की प्राइसेस में मैनेज करना है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं दैट विल इंक्रीज द प्राइस। अगर आप कंपनी आउटलेट यानी चैनल 1 से लें तो प्रोडक्ट थोड़ी सी लो प्राइस मिलेगी, अगर आप चैनल 2 से लें तो प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो बात है ये एक्सेप्टेबल है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली चैनल 1 में एक इंटरमीडिएट का प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप रिटेलर से कोई अगर आप कंप्यूटर्स बाय करते हैं तो उसकी प्राइसिंग और चैनल 1 में उसकी प्राइसिंग का फ़र्क होता है। आप अक्सर शॉपकीपर पे लोग खड़े होकर कहते हैं कि मैंने तो यहाँ से इस ऑनलाइन इसकी ये प्राइस देखी है, वो शॉपकीपर कह रहा होता है कि ये प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, तो वो दैट इज़ एक्चुअली एक्सेप्टेड। अगर देखी जाए लॉजिकली, अगर देखा जाए तो वो बात सही कर रहा है, बिकॉज द प्रॉफिट मार्जिन विच हैज़ बीन नेटेड बाय द रिटेलर, उसका राइट है कि वो ऑनलाइन चैनल 1 से थोड़ी सा अपना मार्कअप ऐड करे। ये बात बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 की तरफ। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन क्रिएट की जाती है ताकि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 को समझना ईजी हो जाए आपके लिए। एप्लीकेशन ये है इसकी, समटाइम्स सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स that is related to the grocery, household, general purpose product. The household products are those which is used by everyone. हर बंदा यूज़ करता है, हर घर में उसकी ज़रूरत है ऐसी प्रोडक्ट। ग्रॉसरी, कोका कोला कौन नहीं पीता,
सोप और शैम्पू कौन यूज़ नहीं करता, कुकिंग ऑयल की किस घर में ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपके सामने वो एग्जांपल्स रखी हैं जिनकी ज़रूरत पूरे नेशनल लेवल पे होती है। अब वाइडर जियोग्राफिकल एरिया पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। प्रोड्यूसर के लिए तो ये सोच ही नहीं सकता प्रोड्यूसर कि वो कुकिंग ऑयल को हर घर में पहुंचाए। चैनल 1 इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रोडक्ट्स विच आई गिव द एग्जांपल टुडे। सो चैनल 1 को तो भूल जाए। चैनल 2 को चलें देखते हैं कि अगर ये जो ग्रॉसरी की मैंने एग्जांपल दी, क्या चैनल 2 इसके लिए यूज़ हो सकता है? आई थिंक नो, क्योंकि प्रोड्यूसर्स थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स को उनकी दुकान तक प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा सकता इतनी लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सो व्हाट विल बी द सोल्यूशन देन? द सोल्यूशन would be the channel of distribution 3 where the producer find a wholesaler। जैसे कि रिटेलर को मैंने डिफाइन किया था, इसी तरह अब मैं होलसेलर्स को भी डिफाइन करूंगा पहले, फिर इसकी डेफिनेशंस को पढ़ा जाएगा। रिटेलर्स आर द पीपल हु परचेज फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल टू कंज्यूमर, आसान सी डेफिनेशन थी इसकी। बट द होलसेलर हु एक्चुअली द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, distributors, they are also called wholesaler agencies, distributions, they buys producers from bulk quantity, in bulk quantity। ब्रेकिंग बल्क का वर्ड यूज किया गया। बाय करते हैं प्रोड्यूसर से बल्क क्वांटिटी में और आगे डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं शॉपकीपर को, और शॉपकीपर रिस्पॉन्सिबल है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। होलसेलर का बेसिक रोल क्या है? होलसेलर का बेसिक रोल ये है कि बिकॉज ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर टू एक्सेस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। बिल्कुल। तो फिर एक होलसेलर क्या करता है? फॉर एग्जांपल एक शहर में, एक टाउन में एक होलसेलर है, वो लार्ज अमाउंट में बल्क में एक प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल वही वाली मैं कंटिन्यू करता हूँ, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुकिंग ऑयल, वो डिफरेंट ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन उसने बाय कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज उसने बाय कर लिए, और फिर वो बल्क बाय करता है लार्ज क्वांटिटी में। इसके लिए वेयर हाउस स्पेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप इन दोनों की प्लेस भी जानना चाहें तो रिटेलर आपके करीब तरीन टाउन में नियर टू योर रेजिडेंशियल एरिया एग्जिस्ट करता है। जबकि जब होलसेलर की बात की जाती है तो आउट ऑफ द टाउन, बिकॉज अ लार्ज स्केल वेयर हाउस इज रिक्वायर्ड। तो ये वेयर हाउस है, ये लार्ज क्वांटिटी बल्क बाय करके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, लार्ज क्वांटिटी में उसको वेयर हाउस करता है, और फिर स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है, और फिर रिटेलर सिंगल क्वांटिटी में। लेकिन चैनल कहाँ से चला? चैनल 1 पढ़ा हमने, फिर 2, और अब देखें आप 3 पढ़ा कि आपने ये देखा कि वो बल्क में आया होलसेलर के पास, होलसेलर ने उसके स्मॉल पैक्स रिटेलर्स को दिए, और रिटेलर ने आगे सिंगल यूनिट, एक इंडिविजुअल एक पैक बाय करेगा, वो 10 पैक बाय नहीं करेगा। रिटेलर 10 पैक बाय करेगा होलसेलर से, होलसेलर प्रोड्यूसर से थाउजेंड्स पैक बाय करेगा, उसमें पूरे टाउन के जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि सर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 में डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो रिटेलर तक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन पे करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिटेलर और होलसेलर? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो होलसेलर, रिटेलर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी मल्टी प्रोडक्ट, उसका पोर्टफोलियो है 2-2.5 हज़ार प्रोडक्ट वो बेचता है, वो इन सारे होलसेलर को एक्सेस नहीं कर सकता। होलसेलर उसके पास आएगा, डिलीवर करेगा, और फिर आगे वो कंज्यूमर भी उसके पास आएगा और वो सब बाय करेगा। रिटेलर एक ऐसा इंडिविजुअल है, ग्रुप है, जिसको मूव नहीं करना पड़ेगा। ये भी इसका एक बेनिफिट है। जबकि होलसेलर को मूव करना पड़ता है, प्रोड्यूसर मूव करेगा प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर मूव करेगा होलसेलर टू रिटेलर। तो अब डेफिनेशंस आपके सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 इन्वॉल्व using a wholesaler who performs the function of breaking bulk, where wholesaler buy the product in bulk quantity from producer and divided the stock into small quantities, sell to retailer, then retailer responsible for distribution। ये पर्टिकुलरली उन आइटम्स के लिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, वो आइटम जो हर घर में यूज होती हैं, वो आइटम जो हर इंसान को उसकी ज़रूरत होती है, वो आइटम जो कॉमनली डेली लाइफ में आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक
हर इंसान जो है वो सुबह उठते ही ब्रश करता है और उसको एक टूथपेस्ट चाहिए, तो ये तो हर घर में यूज़ होने वाली हाउस होल्ड आइटम हुई। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास एक एक्सपेंसिव एलसीडी घर में लगी हुई है तो मैं उसके लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप फर्नीचर बाय करना चाहते हैं खुद अपनी आंखों से देख के ऑर्डर करके अपनी मर्जी का, तो मैं चैनल 1 सजेस्ट करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की सिलेक्शन है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूमर जो है उसको बाय कर रहा है। ऑल्दो के इसके और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन आज मेनली यही सीखा गया कि चैनल उस वक्त चैनल जो है वो आपकी प्रोडक्ट पे बेस करता है, और चैनल बेस करता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के डिस्टेंस पे भी। चैनल बेस करता है आपकी टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे भी। चैनल बेस करता है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पे भी। इसके बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। द बेनिफिट्स, ये एक डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है। प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल करेगा, रिटेलर को और कंज्यूमर। इसके एडवांटेजेस की तरफ चला जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि होलसेलर परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट स्टॉक होल्डिंग। थोड़ी देर पहले ये चैनल 2 में भी देखा गया था कि स्टॉक होल्डिंग रिटेलर पे करता है उसकी कॉस्ट, क्योंकि वो थोड़ा स्टॉक पे बाय करता है। लेकिन यहाँ पे ये पर्टिकुलरली पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहिए इसके एडवांटेजेस में कि होलसेलर जो है वो स्टॉक लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है। इसके लिए ड्रॉबैक प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट, यानी यहाँ पे अगर एडवांटेज का वर्ड यूज किया गया तो ये एक ड्रॉबैक भी है। किसके लिए? होलसेलर के लिए, क्योंकि उसको स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट जो है वो सारी पे करनी पड़ेगी। बेनिफिट होगा दैट गोज टू प्रोड्यूसर because sell out a large quantity of stock to the wholesaler, then the wholesaler responsible for storing into warehouse। सिक्योर वेयरहाउस की जो कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल की जो कॉस्ट है, वो होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वाइडर कवरेज, ये कि नेशनल लेवल पे अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, लोकल लेवल पे सेल करने के लिए रिटेलर और आप खुद भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे सेल करना चाहते हैं, आपके जिस कंट्री में आप एग्जिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ पे 200 सिटीज़ हैं, 200 शहरों को कवर करना, ये तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन 3 में ही पॉसिबल है। चैनल 2 या 1 इसके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है। इसमें एक आर्ग्यूमेंट ऐड किया जा सकता है कि सर ऑनलाइन में भी ये पॉसिबिलिटी बन गई है, तो ये बात वाकई सही है। ऑनलाइन में भी ये पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि नेशनल लेवल पे लोग कराची में बैठे होते हैं और पूरे एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं थ्रू ऑनलाइन कोरियर कार्गो की हेल्प लेते हुए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी आज की टेक्नोलॉजी ने ये बनाया, कंप्यूटर्स ने, ऑनलाइन वेबसाइट्स ने, B2B वेबसाइट्स ने, B2C बिजनेस टू कस्टमर वेबसाइट ने ये पॉसिबिलिटी को क्रिएट किया। तो अगर आप इसके ड्रॉबैक की तरफ जाते हैं तो स्लोज डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन की जो स्पीड है, उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट एग्जांपल से इस पॉइंट को समझाता हूँ। जैसे जो सबसे जल्दी एक्सपायर हो जाता है हाउस होल्ड, वो बटर होता है, मक्खन या दही, योगर्ट आता है नेस्ले वगैरह का। वो प्रोड्यूसर से चलता है, कुछ अरसे बाद वो होलसेलर के पास पहुंचता है, कुछ अरसा लगता है उसको रिटेलर के पास पहुंचने में, और फिर एक दिन कंज्यूमर आता है और उस बटर को बाय करता है, ब्लू बैंड को बाय करता है, तो वो देखता है कि वो तो एक्सपायर हो चुका है। स्लोज डाउन, वो चला था 2 माह पहले, उसकी 2 माह तो एक्सपायरी थी, 60 दिन, 45 डेज सबसे कम बटर की एक्सपायरी होती है, वो बड़ी जल्दी 30 डेज उसकी एक्सपायरी है। 30 डेज यूज नहीं हुआ, दुकानदार के पास पड़ा रहा, होलसेलर के पास पड़ा रहा, तो वो पड़ा पड़ा एक्सपायर हो गया। तो जब कस्टमर उसको घर लेके आया तो देखा कि इसकी तो डेट ही ओवर हो गई थी। ये मैंने एग्जांपल ऐड किया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, ये सबसे फास्ट चैनल 1 में होगी, फिर चैनल 2 में बेहतर है, लेकिन चैनल 3 में प्रोड्यूसर से एक प्रोडक्ट चलती है और 2 माह, 3 माह, 6 माह बाद समटाइम आप कोई ग्रॉसरी बाय करते हैं तो आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस हुए 8 माह हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं। इसका एक थोड़ा सा मैं आपको हल भी बताऊंगा, सोल्यूशन, और ये एक एडवाइस के तौर पे कि आप जब भी ग्रॉसरी बाय करें तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर से बाय करें जो कि रेगुलरली चलता है और उसकी कस्टमर जो टर्नओवर है ज़्यादा है, ताकि उसकी प्रोडक्ट जल्दी जो है वो टर्न आउट हो जाती हैं और वो नई से नई स्टॉक को बाय करता है। अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर के पास जाते हैं जिसका टर्नओवर ही बहुत स्लो है, तो फिर आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगी जो या तो एक्सपायर्ड है या नियर टू एक्सपायरी पड़ी हुई। इसलिए ज़्यादातर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से जिनका सेल्स टर्नओवर आप देखें, जिसमें आपको कस्टमर शॉपिंग करते नजर आए,
ये एक इसका एक एडवाइस की जाती है इस ड्रॉबैक को कवर अप करने के लिए। ये ड्रॉबैक आपके सामने क्लियर नजर आ रहा है कि ये कंज्यूमर के लिए ड्रॉबैक है, स्लोज डाउन। किसको मिला? रिटेलर ने अगर प्रोडक्ट खराब हुई वो उसने होलसेलर को वापस कर दी, होलसेलर के पास पड़ी खराब हुई तो उसने प्रोड्यूसर को वापस कर दी। तो बेसिकली या तो ये प्रोड्यूसर को ड्रॉबैक मिलेगा या फिर ये कंज्यूमर अगर उसको प्रोडक्ट घर ले आया, बाद में उसके पास रिसिप्ट का मसला या दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा कि जी शॉपकीपर ने ये चेंज नहीं हो सकती, तो बेसिकली ये कंज्यूमर की डायरेक्ट हेल्थ और उसकी जो फाइनेंस जो उसने पे किया ये उस पर इम्पैक्ट है। इसलिए इसकी साथ एक एडवाइस भी की गई है आप लोगों के लिए। होलसेलर विल एक्सपेक्ट टू अब मेक प्रॉफिट, विल रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन। ऑब्वियसली अब ये प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव होती जा रही है, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट कम होता जा रहा है या कंज्यूमर के लिए, क्योंकि इसमें आपको नजर आ रहा है कि दो इंटरमीडिएट जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो लास्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, इसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स नहीं होंगे। बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट क्या होती है? एक्सपोर्ट मार्केट बेसिकली आपकी आउटसाइड द कंट्री है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 यूज होगा जब कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल की जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में सेल की जाएगी। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन 4 व्हेन प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड, यानी आप किसी दूसरे मुल्क में अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं, एजेंट की हेल्प लेते हैं क्योंकि एजेंट वहाँ का बंदा है, वहाँ के नॉलेज और वहाँ की एक्सपीरियंस है उसको, वहाँ की लैंग्वेज का, कल्चरल वैल्यूज का उसको आइडिया, तो एजेंट को आप यूज करते हैं और उसके थ्रू सेल करते हैं। एजेंट सेल द प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर, दिस कैन अलाउ द प्रोड्यूसर टू हैव सम कंट्रोल। इसमें यह है कि आप पूरी मार्केटिंग मिक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। द मैन्युफैक्चर में एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू मैनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में आप एजेंट्स को तलाश कर सकते हैं और उनको अपनी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? सेल आउट कर सकते हैं। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 याद रखिएगा, ये सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए होगा। लोकल मार्केट के लिए जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 है वो यूज नहीं होगा। इसकी बस एक डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर एजेंट को सेल करता है और एजेंट जो है वो आगे होलसेलर, रिटेलर या कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसमें यह भी देखा जा सकता है कि प्रोड्यूसर और एजेंट का रिलेशनशिप तो कंफर्म है। आगे एजेंट होलसेलर वाला मेथड यूज करे, रिटेलर, या डायरेक्टली सेल आउट टू द कस्टमर, ये वहाँ की मार्केट पर डिपेंड करेगा जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। यू पीपल कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।